दूसरा मुद्दा ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन। तो फिर ये अभी जस्ट मैंने कहा था बहुत सारे पब्लिक जेन ज़ी एंड कॉलेज गोइंग एंड न्यू जॉब लाइफ वालों के बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ था क्योंकि वहाँ पे जॉब्स पे फोकस नहीं किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया गया था, हेल्थ सेक्टर में फोकस नहीं किया गया था, कुछ भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता था कि पब्लिक पैसा जो गवर्नमेंट आए थे, उसके पैसे जिसने खर्चा किया इलेक्शन में, वही रिटर्न्स बनाने में जुटा है, एक्सेप्ट पब्लिक हेल्थ केयर एंड ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने के अलावा। तो फिर ये थर्ड रीज़न है क्योंकि वहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट है, ना करियर पर्सपेक्टिव कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा था क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था कुछ-कुछ पब्लिक आउट ऑफ कंट्रीज़ में जा रहे थे पढ़ाई के खर्चा करने के लिए एंड दूसरा उसके एक्सपेंसेस पे करने के लिए एंड कुछ पब्लिक जा रहे थे कि रशिया के एयरफोर्स में और नेवी में जॉइन कर रहे थे कि क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर में जॉइन करने के वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक लाइफ खो गए थे वहाँ पे खो रहे हैं और खो गए थे जो भी है और इसमें वहाँ पे इधर के नेपाली के पीपल्स और पब्लिक पे भी अफेक्ट हो रहा था एंड कुछ स्कोप ही नहीं दिख रहा था। एंड जस्ट ये कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड लाइफ था एंड पूरा कुछ स्कोप ही नहीं दिख रहा था एंड दीज़ आर द मेन रीज़न्स क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली नेपाल ही नहीं, कोई भी कंट्री भी होने दो कुछ हेल्थ केयर पब्लिक को देखना चाहिए बट मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल पब्लिक को और उसके जनसेना को देखने के अलावा, वो खुद के जेबें और खुद के पॉलिटिक्स और खुद के फैमिलीज़ का जेब भरने के लिए, खुद का लग्ज़री लाइफ़ देखने के लिए ये फ़ोकस किया है और हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई यूएस का और या कोई अदर कंट्रीज़ का कोई मिलीभगत भी हो सकता है ये गवर्नमेंट गिराने के लिए हालाँकि अभी श्रीलंका को हो गया था एंड बांग्लादेश का भी हुआ, पाकिस्तान को तो हुआ है ही है। अभी अपने प्लानिंग भी हो सकता है कि इंडिया के सराउंडिंग कोई भी प्लानिंग कर रहा है कि गवर्नमेंट्स को गिरा के अपने को घेर करने के लिए। तो फिर ये कुछ भी रीज़न्स हो सकता है बट जो भी हो नेपाल के साथ जो भी हुआ और उसके पब्लिक के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। बट एंड मुझे इसमें और एक पॉइंट ऐड करना था कि इसमें जो भी पब्लिक भी किया है, वो मुझे थोड़ा-सा सही नहीं लग रहा है क्योंकि उस अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आया था, सो उसने एक एक पॉइंट कंसिडर किया था कि उसने जो भी ये सब हाँ, ये हालात और ये भी करप्शन के बीच में जो भी इन प्रोटेस्ट हुआ उसके पीछे जो भी जिसके भी हाथ था वो पकड़ा जाएगा। बट कैसे पकड़ेंगे? बट जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल करप्शंस वाले वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स और डेटा सब तो पार्लियामेंट में है, बट वो पार्लियामेंट ने कुछ जला दिया। तो फिर वो कैसे कर पाएँगे? अभी डेटा रिट्रीव कैसे करेंगे? कौन-कौन, किसके-किसके हाथ हैं? तो फिर एटलीस्ट वो थोड़ा-सा जेन ज़ी और जो भी पब्लिक है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, तो वो थोड़ा-सा दिमाग लगा के और थोड़ा शांत से कुछ और सॉल्यूशंस निकाल सकते थे। एंड हाँ, तो मुझे यही बोलना था कि ये लास्ट फाइनल डिसीजंस में अभी इंटरिम गवर्नमेंट में तो आ गया, बट अभी इलेक्शंस भी होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है? सो ये पॉइंट्स है, तो ये दीज़ आर द मेन रीज़न्स प्रोटेस्ट करने का और नेपाल का गवर्नमेंट गिराने का। सो आपका क्या राय है? कमेंट्स में मेंशन करना। सेकंड मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नेपाल में इतना सडनली बैन कर दिया गया है कि ऐसे पब्लिक को और स्पेशली जेन ज़ी पीपल्स को वो उनको गला घोटने जैसा हो गया कि लाइक उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस चला गया एंड वो सोशल कनेक्टिविटी चला गया एंड उनके जो भी प्लानिंग्स है गैदरिंग्स का वो सब कुछ कनेक्टिविटी ये सब कुछ चला गया एंड पीपल और एग्रेसिव हो गए and like college people and students and recently job especially Gen Z public ये सब गैदर हो गए तो फिर एक प्लेटफॉर्म बैन नहीं किया गया था क्योंकि वो चाइना का था टिकटॉक। तो टिकटॉक में इन लोग सब प्लान कर गए तो फिर ये गैदर हो गया पर्टिकुलर एक डेट पे लेके आके एक डेट कंसिडर करके प्रोटेस्ट ये सब चालू किया है। तो फिर ये सोशल मीडिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज़ पर कोई भी कंट्री कंसिडर कर लो क्योंकि सोशल अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ सोशल मीडिया एक बिग रोल प्ले करता है कि कोई भी कनेक्टिविटी, इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिलेटेड डेटा शेयर करने के लिए। तो फिर ये एक मेन मुद्दा था। दूसरा सडनली बंद करने का रीज़न था क्यों एंड उनके ये एक है रीज़न है एंड सेकंड थिंग उस ये सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे उनके नेपो किड्स एंड नेपोटिज़्म वाले जो भी पॉलिटिक्स
किड्स एंड पॉलिटिकल किड्स वो सब बाहर देश में जाके मस्त कर महँगे-महँगे कपड़े, लग्ज़री लाइफ़ जी रहे वो सब पागलों जैसे सोशल मीडिया में अपलोड करते थे एंड एन्जॉय कर रहे थे और इधर पब्लिक ये सब भूख मर रहे थे एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस। कोई-कोई नेपालीज़ रशिया में जाके रशियन आर्मी में जॉइन हो रहे थे यूक्रेन के वॉर के रिलेटेड लेके एंड बहुत सारे कॉलेज के एजुकेशंस को फीसेस भरने के लिए एंड अदर लाइफ बिताने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे पढ़ाई करते-करते। ये सब बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत एग्रेसिवनेस हो गए थे। तो फिर ये एक रीज़न था एंड ये पब्लिक का इमोशंस एंड स्ट्रेस रोक नहीं पाया, तो फिर ये सोशल मीडिया बैन भी एक सेकंड रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर रहा था कि ये एग्रेसिव प्रोटेस्ट के लिए। हालाँकि लास्ट जुलाई 2024 ईयर में ही नेपाल का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ओली का। तब से उसका अपने इंडिया जैसा इंडिया का गठबंधन का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था एंड वहाँ पे तो सबको सुनना पड़ता है। तो इतना सारा घोटाला स्टार्ट हुआ है कि वो कोई सेक्टर ही नहीं बचा है। हेल्थ केयर, इंडस्ट्रीज़, लैंड, एविएशंस, वेपन्स, हर एक सेक्टर, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर इतना बढ़ गया कि कोई कंट्रोल करने का नाम ही नहीं था। सो फिर वो एक एक सिंपल सा एक एक एग्ज़ाम्पल बता दें तो एक चाइना का हेल्म से नेपाल में एक एयरपोर्ट बना रहा था, उसमें 1400 का घोटाला हुआ। ललिता निवास का एक घोटाला हुआ। ओरिएंटल में 13,000 का घोटाला हुआ और गिरिबंधु में अराउंड 56,000 का घोटाला फिर 56,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। सो फिर ये बहुत सारे इतने इतने सारे हैं कि अपन नहीं कंट्रोल नहीं कर पाया था। एंड वेपन इंडस्ट्रीज़ में भी वो 4-5 4-4 5-5 गुने दाम हाई प्राइसेज़ के साथ उन लोग ने खरीद के लेके आए थे। तो फिर ये सब ठीक नहीं हो रहा था। तो पब्लिक को पता चली, सोशल मीडिया के साथ हुआ और उन लोग प्रोटेस्ट करना चालू किया था। एंड देन आफ्टर वो धीरे-धीरे पब्लिक आ रहा था, तो फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारा वायरल हो रहा था। देन गवर्नमेंट उसका अ, गवर्नमेंट ने उसको बैन करने के लिए किया था। बहुत सारे अराउंड हंड्रेड्स नहीं बोल सकते और जितने भी है मैक्सिमम ऑफ पॉपुलर सोशल मीडिया सब बैन कर दिए गए थे। एंड उसके बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बचा था टिकटॉक। टिकटॉक चाइना का है, चाइना का हेल्प से ये सब कुछ फ़ेवर में थोड़ा था, तो फिर चाइना का बैन नहीं किया एंड वहाँ से पब्लिक मीटअप किए हैं एंड उसके साथ गैदर करके पर्टिकुलर डे डिसाइड करके उन लोग प्रोटेस्ट चालू करना स्टार्ट किया एंड लास्ट सितंबर 9th को ये गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। एंड उसके अलावा इतने सारे प्रोटेस्ट थे, तो फिर उसके और सेकंड थिंग सोशल मीडिया में इतना सारा रोटेशंस एंड पॉलिसीज़ क्यों बंद करना पड़ा क्योंकि उन लोग का नेपो किड्स और नेपोटिज़्म जो भी रिच किड्स के थे पॉलिटिशियंस को वो सब कुछ है मस्त-मस्त फ़ोटोज़ घूम के और ट्रिप्स करते उन लोगों को फ़ोटो सोशल मीडिया करना था। एंड वहाँ पे इतने सारे प्राइसेज़ बढ़ गया और इतने सारे क्राइसिस बढ़ गया कि उन लोग को कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था और जेन ज़ी पूरा पब्लिक रोड पे चढ़ गए एंड प्रोटेस्ट चालू किया।